हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू फर्स्ट फुड यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में। ठीक है, ये आपका यूनिट नंबर 1 का लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट। इसके पहले हमने ग्लोबलाइजेशन को कम्प्लीटली डिस्कस किया था। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है और मेनली हमने फोकस किया था कि इसके इम्पैक्ट क्या है इंडियन इकोनॉमी पे। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है स्टूडेंट तो आई बटन पे क्लिक कीजिए और देख लीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन पर्पज से वो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को। आज का एजेंडा अगर हम देखें स्टूडेंट तो ये वीडियो काफ़ी लंबा जाने वाला है और इसलिए मैंने टाइम स्टैम्प्स आपको प्रोवाइड कर दिया, यानी कि आप इस एजेंडे में से जिन चीज़ों को देखना चाहें उन चीज़ों को देख सकते हैं, जिन्हें आप स्किप करना चाहें आप स्किप कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि थोड़ी बहुत इसके बारे में इंट्रोडक्शन, तो आप इंट्रोडक्शन स्किप कर दें। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टी क्या होता है आखिर। ठीक है, जमीन जायदाद जो होता है किसी का, प्रॉपर्टी क्या होता है। देन उसके बाद हम लोग समझेंगे इंट्रोडक्शन टू आईपीआर, आखिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है क्या। देन हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ आईपीआर के बारे में। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, बहुत सारे टाइप्स है। कॉपीराइट है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, ट्रेड सीक्रेट, जियोग्राफिकल इंडिकेशन एंड इंडस्ट्रियल डिजाइन। बारी बारी से सभी को हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हुए चलेंगे। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन आईपीआरस, यानी कि डिफरेंट जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है, क्या 2-3 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक साथ एप्लीकेबल किसी एक प्रोडक्ट के लिए हो सकते हैं या नहीं हो सकते, हम लोग उससे डिस्कस करेंगे। देन हम लोग डिस्कस करेंगे वैलिडिटी जो होता है आईपीआरस की, जैसे कॉपीराइट है, पेटेंट है, कब तक कॉपीराइट बना रहेगा हमारा, पेटेंट बना रहेगा, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड देन लास्टली हम लोग कंक्लूजन की ओर बढ़ेंगे। ये आज का एजेंडा है स्टूडेंट। टाइम स्टैम्प्स भी आपको कुछ इसी प्रकार से दिख रहे होंगे वीडियो पे, तो आपको जिन पार्ट को देखना हो उन पार्ट को देखें। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग स्टार्टिंग से देखें स्टूडेंट, क्योंकि आप लोग लगभग 1 घंटा दें मुझे और आपको बिल्कुल आईपीआर जो है वो कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टूडेंट फर्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रॉपर्टी से। आखिर प्रॉपर्टी होता क्या है। प्रॉपर्टी इज एन एसेट दैट कैन बी ऑन्ड एंड दैट बिलोंग्स टू समवन। प्रॉपर्टी क्या है, एक तरह का एसेट है, संपत्ति है। ठीक है, जो कि क्या है, किसी के द्वारा ऑन्ड किया जाता है, यानी कोई उसका मालिक होता है या किसी के से वो बिलोंग करता है ना। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि ये मेरा घर है या ये मेरा जमीन है, यानी ये प्रॉपर्टी मुझसे बिलोंग करता है, ये मेरा घर है, इस पे मेरा अधिकार है, कुछ इस प्रकार का। जो प्रॉपर्टी होता है स्टूडेंट वो 2 प्रकार का हो सकता है। कौन कौन हो सकता है। फर्स्ट दिया हुआ है टैंजिबल एंड सेकंड इज इंटैंजिबल। टैंजिबल इंटैंजिबल प्रॉपर्टी क्या है। टैंजिबल की अगर हम बात करें स्टूडेंट तो विच कैन बी सीन एंड टच्ड, यानी कि वैसे प्रॉपर्टी, वैसा संपत्ति जिसे हम सीन कर सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो क्या है, टैंजिबल है। एंड इंटैंजिबल क्या, ठीक उसके विपरीत, कांट बी सीन और टच, यानी कि जिसे हम देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं। अब कैसे, ऐसा कैसे, कोई एग्जांपल दीजिए सर। जैसे टैंजिबल यानी कि अगर हम किसी भूभाग का टुकड़ा बोले, अगर हम भूखंड बोले, मतलब कि जमीन में बोल रहा हूं, तो वो क्या है, उसे हम देख सकते हैं, उसे हम टच कर सकते हैं। जैसे ये कलम है एक, ठीक है, ये एक पेन है। ये पेन क्या है, ये आपको दिख रहा है, कहीं ग्रीन स्क्रीन से प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, 1 मिनट। ये ब्लैक है, चलिए ये पेन है, ये क्या है, एक पेन है। तो ये पेन क्या है, एक तरह से प्रॉपर्टी है, बिल्कुल ये प्रॉपर्टी क्या है, मेरा है, क्योंकि मैं इसे ऑन करता हूं, ये मुझसे बिलोंग करता है। तो ये क्या, इसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, चलिए ठीक है। एंड इंटेंजिबल क्या हुआ सर। इंटेंजिबल मान लिया जाए जैसे कि मैंने कोई म्यूजिक कंपोज कर दिया, ठीक है, अपने से कोई म्यूजिक बना दिया, या मैंने सिंपली मैंने कोई कविता लिख दी। आपने भी जरूर अपने से कोई ना कोई कविता जरूर लिखी होगी 9th क्लास में, क्योंकि हम लोग को इतना पढ़ाया जाता है 9th में हिंदी कि हम लोग लगभग छोटी मोटी कविताएं लिख सकते हैं। तो वो जो है आपके द्वारा उसके ऊपर सर्वाधिकार सुरक्षित है, यानी कि आप उस पर कॉपीराइट क्लेम कर सकते हैं, वो आपका कॉपीराइट है, अधिकार है, ठीक है। लेकिन आप उस कविता को ना छू सकते हैं ना देख सकते, एक तरह का आप कविता, अब बोलिएगा सर कैसे नहीं देख सकते हैं, तो आप जो लिख रहे हैं अपनी लिखावट को देख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट वो क्या हो जाता है, उस पर आपका कॉपीराइट हो जाता है। ओके, तो वो इंटेंजिबल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है। या मान लिया जाए किसी चीज को आपने डेवलप किया, कोई इन्वेंशन किया, तो वो क्या हो जाता है, सारा इंटेंजिबल प्रॉपर्टी आता है। एंड इंटेंजिबल टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आपको समझना है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब क्या, जो इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है, यानी कि जिसे हम ना सीन कर सकते हैं ना टच कर सकते हैं, लेकिन हम समझ सकते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का अगर आप एकदम हिंदी डेफिनेशन देखें तो इसका मतलब होता है बौद्धिक संपदा, यानी कि जो बौद्धिक संपदा है हमारे पास, जो क्या हो रहा है हमारे पास,
क्रिएशन ऑफ माइंड है एक तरह से बोला जाए, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, इंटेंजिबल प्रॉपर्टी बोलेंगे। एंड ऑल इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज आर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। सो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आखिर अभी तक है क्या। ओके, सो लाइक रियल प्रॉपर्टी इट इज ऑल्सो एन एसेट बिलोंगिंग टू अ पर्सन। जैसा कि रियल प्रॉपर्टी होता है, रियल प्रॉपर्टी कहने का तात्पर्य जैसे जमीन है, सोना है, कुछ इसी प्रकार से ये भी संपत्ति होता है जो कि किसी पर्सन से बिलोंग करता है। इट इज क्रिएटेड बाय एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन माइंड। ये क्या होता है, ह्यूमन माइंड का क्रिएशन होता है। लाइक आइडिया, म्यूजिक, डिजाइन, आर्ट एक्सेट्रा। जैसे कोई आइडिया हो गया, म्यूजिक हो गया, आर्ट हो गया, डिजाइन हो गया, आपने कोई चित्रकारी कर दी, पेंटिंग कर दी, तो ये सारे क्या है, ये सारे इंटेंजिबल प्रॉपर्टी में आ जाते हैं, ठीक है, ये सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आ जाते हैं। चलिए तो बात करते हैं हम लोग अब इंटेलेक्चुअल। हमने सबसे पहले प्रॉपर्टी समझ लिया, देन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी समझ लिया। नाउ व्हाट आर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। क्या अधिकार होते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के, उसे थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। So, intellectual property right is certain legal right that people hold over their creation of mind। यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या है, एक अधिकार है, ठीक है, एक लीगल राइट है, ठीक है, एक अधिकार है जो कि किसी पीपल के पास रहता है। मतलब कि वो अपने क्रिएशन ऑफ माइंड को क्या कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं उस अधिकार के द्वारा, ठीक है। वन हैज द राइट टू ऑन एंड प्रोटेक्ट द क्रिएशन ऑफ हिज और हर माइंड। मेरे माइंड के द्वारा डेवलप किया गया कोई चीज को हम क्या कर सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं उस अधिकार के द्वारा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हमें यह विश्वास दिलाता है, हमें यह अधिकार देता है कि हम अपने क्रिएशन ऑफ माइंड को क्या कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। यानी कि हम उसे क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ताकि कोई दूसरा उसका यूज ना कर सके बिना मेरे परमिशन के, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं इस वीडियो की, एकदम सिंपल सी बात, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो क्या हो गया, ये वीडियो हो गया मेरा कॉपीराइट, ठीक है, क्योंकि इसमें जो साउंड आ रहा है वो मेरा है, मैं जो एक्सप्रेशन दिखा रहा हूँ, जो एक्सप्रेशन है वो मेरा कॉपीराइट हो गया। तो ये टोटल जो वीडियो एक कॉम्बिनेशन हुआ, ये मेरा कॉपीराइट है और विदाउट मेरे परमिशन के कोई इसका दूसरे कॉमर्शियल जगह पे यूज नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर वो ऐसा करता है तो वो एक तरह से मैं उस पर लीगली एक्शन ले सकता हूँ, ठीक है। ये होता है स्टूडेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। It gives the creator the right to prevent others from making unauthorized use of their property। बिल्कुल, ये जो क्रिएटर है यानी कि जो जिसके माइंड से कुछ इन्वेंट हुआ है, उसके क्रिएटर को यह क्या करता है, प्रोवाइड करता है, यह राइट प्रोवाइड करता है कि आप क्या कर सकते हैं, अनऑथोराइज्ड यूज को रोक सकते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है आपने कोई इन्वेंशन किया और कोई दूसरा पर्सन क्या कर रहा है या कोई थर्ड पर्सन क्या कर रहा है कि आपके उस इन्वेंशन का यूज कॉमर्शियली यानी अपने प्रॉफिट के लिए कर रहा है, ये लीगली क्या है, एक तरह से बोला जाए तो अपराध है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट राइट से स्टूडेंट हम लोग टाइप्स अभी देखेंगे। इफ वन हैज एन आईपी, यहाँ पे आईपी मीन्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। इफ वन हैज एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ओवर हिज वर्क आइडिया अदर नीड्स टू टेक परमिशन बिफोर यूजिंग इट। यानी कि अगर किसी के पास उसके वर्क के ऊपर, यानी कि उसने कोई काम किया है, कोई चित्रकारी की है, पेंटिंग किया है, कोई म्यूजिक कंपोज किया है, ठीक है, तो अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसका यूज करना चाहता है तो उसे क्या करना पड़ेगा, पहले उसके जो क्रिएटर है उनसे परमिशन लेना पड़ेगा। जैसे अगर आप हमारे वीडियो का मान लिया जाए कहीं यूज करना चाहते हैं तो आपको पहले मुझसे परमिशन लेना होगा कि क्या सर हम ऐसा कर सकते हैं, क्या आप परमिशन देंगे, ठीक है। तो अगर मैं परमिशन देता हूं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, वो लीगली ठीक है, लेकिन विदाउट परमिशन आप नहीं कर सकते हैं। ये आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट प्रोवाइड करता है। यूजिंग इट अदरवाइज वन इनिशिएट लीगल एक्शन अगेंस्ट सच एक्शन। अगर कोई विदाउट परमिशन करता है तो जो क्रिएटर है वो क्या कर सकता है, लीगल एक्शन उसके खिलाफ कर सकता है, उसके खिलाफ कार्यवाही आगे कर सकता है, ठीक है। एक दो पॉइंट्स हम लोग और देख लेते हैं स्टूडेंट। द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वेर इसेंशियली रिकॉग्नाइज्ड एंड एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड ड्यू टू सम वेरी इंपॉर्टेंट रीजंस। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है स्टूडेंट, ठीक है, वो क्या किया जा रहा है, सारे ऑल ओवर द वर्ल्ड में एक्सेप्ट किया जा रहा है। एक्सेप्ट किया जा रहा है क्या, एक्सेप्ट किया जा चुका है। क्यों, इसके कुछ पॉइंट्स हैं, आइए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट है टू प्रोवाइड एंड इंसेंटिव टू इंडिविजुअल्स फॉर न्यू क्रिएशन। यानी कि जो नए नए क्रिएशन हो रहे हैं कोई इंडिविजुअल ही कर रहा है, ठीक है, एज ए इंडिविजुअल, तो पूरे वर्ल्ड में मुझे क्या हो, एक तरह से मुझे प्रोत्साहन मिले, ठीक है, ताकि मैंने इस
काम को किया है, मुझे लोग जान सके कि हाँ मैंने ही इस काम को किया है। अगर ऐसा ना होता तो कोई भी किसी के काम को क्या करता, एक तरह से चुराना हम लोग कर सकते हैं, उसके काम को, उसके क्रिएशन ऑफ माइंड को चुरा के उसने खुद अपना नाम बना लिया, दुनिया को दिखा दिया। इस तरह की चीजें ना हो, इसके लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का जो टर्म्स है वो लाया गया। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, टू अकॉर्ड ड्यू रिकॉग्निशन टू द क्रिएटर्स एंड इन्वेंटर्स, जो भी क्रिएटर्स और इन्वेंटर्स हो उनको रिकॉग्नाइज दुनिया कर सके इसलिए। थर्ड पॉइंट है टू मेक अवेलेबल जेन्युइन एंड ओरिजिनल प्रोडक्ट्स, बिल्कुल, ताकि जो कस्टमर्स हों और जो भी लोग हों उनके पास जेन्युइन या ओरिजिनल प्रोडक्ट उनके पास पहुंच सके। ऐसा ना हो किसी का कॉपीराइट है और उसने क्या किया है, उसे एक तरह से उसका जो है क्रैक कर दिया उसके वर्जन को। जैसे आजकल हम लोग देखते भी है कि काफ़ी डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसके क्रैक वर्जन्स मिल रहे हैं, तो वो क्या है, वो एक तरह से जो कंपनीज हैं उनके ऊपर लीगल एक्शन ले सकती है, ठीक है। हालांकि लेती नहीं है और लेती भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे सारा प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ऐसा जो है करना स्टूडेंट, कानून का उल्लंघन करना। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो राइट है, और अलग अलग देशों में कुछ अलग अलग नियमें होती हैं, लेकिन कॉमनली अगर देखा जाए तो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है वो सारी जगह पे एक ही होती है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का हुआ स्टूडेंट कि क्या अधिकार है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के। हमने जाना प्रॉपर्टी क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है, देन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या क्या है, क्या क्या अधिकार है। नाउ हम लोग टाइप्स की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट, और टाइप्स की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ स्टूडेंट की जो फर्स्ट यूनिट है आपका, डेट इज, आप देख पा रहे हैं कि ओवरव्यू ऑफ बिजनेस लिखा हुआ है, इसके 50+ MCQs, यानी अभी तक जो हमने इस यूनिट में पढ़ा है फर्स्ट यूनिट में, ठीक है, ओवरव्यू ऑफ बिजनेस, इसके 50+ MCQs जो कि बहुत ही वीवीआई MCQs है, इसका वीडियो मैंने बना लिया है। और अगर आप इस वीडियो को 8 मार्च में देख रहे हैं, 8 मार्च 2022 की बात मैं कर रहा हूं, या इसके बाद देख रहे हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा स्टूडेंट। यदि आप 8 मार्च के पहले यानी कि आज 7 मार्च को देख रहे हैं तो स्टूडेंट कल आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और इसके PDF, देखिए PDF तो मैं आपको बता ही दे रहा हूं कि हर एक वीडियो में, ईच एंड एवरी वीडियो, ये भी जो वीडियो है या तो ग्लोबलाइजेशन का वीडियो रहे और हमारे चैनल पे जो भी वीडियो अवेलेबल है, हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस पार्टिकुलर कंटेंट का जो लिंक है वो दे दिया जाता है, आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार ये जो 50 MCQs है स्टूडेंट, इसका जो लिंक होगा PDF का वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। तो वहां से आपको डाउनलोड कर लेना है, आपका जो फर्स्ट यूनिट है उसका कंप्लीटली प्रिपरेशन हो जाएगा। तो चलिए वापस से हम लोग चलते हैं अपने स्लाइड की और बात करते हैं अब हम लोग टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की। सो टाइप्स की अगर बात करें तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स दिए हुए हैं। फर्स्ट है कॉपीराइट, देन है पेटेंट, ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स एंड लास्टली इंडस्ट्रियल डिजाइन। सो बारी बारी से स्टूडेंट हम लोग सारे को डिस्कस करते हुए चलेंगे। फर्स्ट बात करते हैं कॉपीराइट की। सो कॉपीराइट एक ऐसा वर्ड है जो कि 99.9% लोगों ने सुना हुआ होगा, और जिन्होंने हमारा वीडियो देखा होगा तो देखिए लास्ट में हमने लिखा हुआ है कॉपीराइट फर्स्ट वर्ड लेट्स बिगिन, यानी जो ये कंटेंट मैं क्रिएट कर रहा हूँ ये मेरा कॉपीराइट है, ठीक है। तो आप कंप्लीटली इसका यूज नहीं कर सकते। कॉपीराइट के भी डिफरेंट तरीके होते हैं, आप अगर चाहें तो इसका कोई पॉइंट उठाकर या इधर उधर करके आप बिल्कुल, तो वो कॉपीराइट क्लेम मैं नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन आप एकदम एक तरह से बोला जाए कि डट्टो आपने उठा के एकदम रख दिया तो ये कॉपीराइट फिर मामला हो जाएगा। चलिए तो बात करते हैं आखिर कॉपीराइट होता क्या है। सो कॉपीराइट इज द राइट टू स्टॉप द कॉपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्टेन कैटेगरी ऑफ वर्क। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कॉपीराइट यानी कि कॉपी करने का राइट है ना। कॉपीराइट जो है कॉपी प्लस राइट से मिला है, यानी कॉपी मीन्स क्या, आप जानते हैं कट कॉपी पेस्ट, कॉपी मीन्स क्या, कॉपी करना। सो और राइट मीन्स क्या, अधिकार। यानी कॉपीराइट क्या है, एक अधिकार है जो कि स्टॉप यानी कि जो कि रोकता है कॉपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्टेन कैटेगरी ऑफ वर्क, यानी कि किसी प्रकार का कार्य है, किसी प्रकार का वर्क है, उसको कॉपी करना और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना, इससे क्या करता है, वो रोकता है। इट प्रोटेक्ट्स इन्वेंशन इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। आर्ट एंड लिटरेचर के फील्ड में, कला और साहित्य के फील्ड में, इसके क्षेत्र में ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, किसी के अधिकारों को सुरक्षित करता है। नाउ कौन कौन से ऐसे अधिकार है आइए हम लोग जान लेते हैं। सो द कैटेगरी ऑफ वर्क, कौन कौन से कार्य हैं प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट, जो कि कॉपीराइट के द्वारा प्रोटेक्ट किए जाते हैं। फर्स्ट है आपका लिटरली वर्क, यानी कि जो भी साहित्य के क्षेत्र में काम होते हैं, जैसे कि आपका पोयम हो गया, कोई आर्टिकल हो गया, स्टोरी हो गया, ऐसे हो गया। मैंने कही थी जैसे आपने कोई कविता लिखी है तो वो क्या है, आपके द्वारा कॉपीराइट उस पर किया हुआ है, आपका उस पर सर्वाधिकार है। अगर कोई उसका
उसे कॉपी करता है और उसके बाद उसे डिस्ट्रीब्यूट करता है तो आप उस पर कॉपीराइट क्लेम कर सकते हैं। लेकिन देन इसमें भी एक कंडीशन है, आपका कॉपीराइट कैसे होगा, गवर्नमेंट कैसे जानेगी कि आपने पहले इस कविता को लिखा है, ये आपका क्रिएशन ऑफ माइंड है। तो इसके लिए हर एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर करना पड़ता है, उसे कुछ अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। हम लोग आज इस वीडियो में उन सारे टर्म्स, सारे कंडीशन, क्या क्या वैलिडिटीज होती हैं आईपीआर की, सारों को डिस्कस करने वाले हैं। तो स्किप नहीं करना है, बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट जो होता है ड्रामेटिक वर्क, जो भी प्ले हो गया, ड्रामा हो गया वगैरह जो हमने कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये सारे कॉपीराइट के अंतर्गत आता है। म्यूजिकल वर्क हो गया, कोई जैसे कोई कंपोजिशन हो गया, कंपोजिशन आप लोग जैसे जान रहे हैं, जैसे तो ये कंपोजिशन हो गया। और लिरिक्स हो गया, यानी गाने के बोल जैसे कोई हो गए, ठीक है, बहुत सारे गाने जैसे मैं जिंदगी, ऐसे तो बहुत सारे गाने, तो जो भी लिरिक्स हैं वो सारे क्या है, कॉपीराइट है, आप उनका रीयूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है आर्टिस्टिक वर्क, ठीक है, यानी कि किसी प्रकार का कला के क्षेत्र में वर्क हो रहा है, जैसे पेंटिंग है, फोटोग्राफी, आपने देखा होगा डिफरेंट फोटोग्राफर्स फोटो खींचते हैं, तो आप, ठीक है, आप उसका यूज कर लेते हैं नेट से लेके। लेकिन जब भी आप गूगल पे जाएं और अभी जाइए आप इमेजेस में सर्च कीजिए, तो उसके नीचे में एकदम छोटा सा लिखा हुआ रहता है कि दिस इमेजेस कैन बी सब्जेक्टेड टू कॉपीराइट, ये पॉइंट आपको लिखा हुआ मिलेगा। यानी कॉपीराइट क्लेम कर सकता है जिसने इस फोटो को क्लिक किया है या इसके क्रिएटर के द्वारा, इसलिए आप इसका यूज ना करें या क्रिएटर से परमिशन ले लें। हालांकि हम लोग कर लेते हैं छोटे मोटे तौर पे, उससे कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, अगर आप कॉमर्शियली यूज कर रहे हैं उसका, तो जो क्रिएटर है वो आप पे कॉपीराइट क्लेम कर सकता है। आपने देखा होगा जो भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पिक्चर्स यूज किए जाते हैं, जैसे अगर हम विंडोज एक्सपी की बात करें, तो जो आपको विंडोज एक्सपी अगर आपने यूज किया होगा, ठीक है, तो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे जो दिखता था डेस्कटॉप पे, याद है वो बादल रहते थे और एक फील्ड रहता था, है ना, ग्रीन फील्ड, वो जो पिक्चर था वो किसी के द्वारा खींचा गया था, मैं नेम भूल रहा हूँ, और फिर माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया था, उसे परचेज किया था उस क्रिएटर से, ठीक है, लीगली परचेज किया था, और उसके बाद वो उसका यूज कर रही थी, तो ये होता है कॉपीराइट। सो इमेजेज, स्केचिंग, फिल्म्स वर्क, वीडियोज, जैसे अभी मेरा हमारा वीडियोज है, ये क्या है, ये कॉपीराइट है मेरे द्वारा, ठीक है, कोई इसका यूज कॉमर्शियली नहीं कर सकता है। तो ये सारे जो है कॉपीराइट के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है आपका साउंड रिकॉर्डिंग, किसी भी प्रकार का टेप हो, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हो, कोई भी ब्रॉडकास्ट हो रहा हो, जैसे आईपीएल ब्रॉडकास्ट होता है ना, तो ऐसा नहीं हो कि आईपीएल ब्रॉडकास्ट हो रहा है और आप लाइव स्ट्रीम करके उसे कहीं भी दूसरी जगह कॉमर्शियली आप कर रहे हैं, तो ये जो है कॉपीराइट क्लेम हो सकता है। सो कॉपीराइट, ध्यान देना है एक पॉइंट पे कि कॉपीराइट प्रोटेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया, नॉट द आइडिया इटसेल्फ, यानी कि आप आइडिया को कॉपीराइट नहीं कर सकते। जैसे हमारा कोई आइडिया है कि ठीक है मैं एक ऐसा जो है स्टार्टअप खोलूंगा, उसमें ये चीजें होंगी, ऐसे ऐसे होंगी, तो ये कोई कॉपीराइट नहीं है। आपने ऑर्गेनाइजेशन खोला, आपने ये चीजें की, ये आपका कॉपीराइट है, यानी कि आप किस प्रकार से अपने आइडिया को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये आपका कॉपीराइट है। आपने आइडिया सिर्फ सोच लिया, ये आप किसी के विचारों को आप अथी नहीं कर सकते हैं, क्या उसे बोलूं मैं, आप किसी के विचारों को नहीं रोक सकते हैं, ठीक है। हम कुछ भी सोच सकते हैं भाई, हमारा माइंड है, हम कुछ भी सोच सकते हैं, तो आप किसी के विचारों को नहीं रोक सकते हैं। हाँ, उन्होंने अपने विचारों को किस प्रकार से एक्सप्रेस किया है आप उसकी रोकथाम कर सकते हैं, ताकि कोई दूसरा उसे एकदम हूबहू कॉपी ना कर ले। जस्ट इसलिए जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का कॉन्सेप्ट लाया गया। सो इफ वन होल्ड कॉपीराइट, अगर कोई कॉपीराइट होल्ड करता है, इट मे रिप्रोड्यूस द वर्क, देन वो उस वर्क को रिप्रोड्यूस कर सकता है, बिल्कुल। प्रिपेयर डेरिवेटिव वर्क्स, उसके पैरेलली, उसके समानांतर कोई दूसरा वर्क प्रिपेयर कर सकता है। सेल एंड डिस्ट्रीब्यूट कॉपीज और ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप का ट्रांसफर कर सकता है, बिल्कुल। जैसे मान लिया जाए ये मेरा वीडियो है तो इस पे मेरा कॉपीराइट है, कल को मान लिया जाए कि मैं ये वीडियो किसी और को चाहूँ तो दे सकता हूँ, ट्रांसफर कर सकता हूँ, यानी उससे मैं प्रॉफिट ले सकता हूँ, मैं उसको वीडियो जो, यानी कि मैं ऑनरशिप को चेंज कर रहा हूँ। अभी इस वीडियो का ऑनर मैं हूँ, मैंने ऑनर को चेंज कर दिया, अब ये वीडियो उसका कॉपीराइट हो गया, अब मैं कॉमर्शियली यूज नहीं कर सकता हूं अपने वीडियो को, ठीक है, ये होता है ऑनरशिप का ट्रांसफर। देन परफॉर्म वर्क पब्लिकली, मैं उस वर्क को पब्लिकली कर सकता हूं, यानी जब मेरे पास सर्वाधिकार सुरक्षित है, कॉपीराइट मेरे पास है, तो मैं ये सारे जो वर्क है कर सकता हूं, परफॉर्म कर सकता हूं। सो अगर टाइम देखे, टर्म देखे कॉपीराइट का स्टूडेंट, तो इस जो फिगर है इसे ध्यान से देखिए, ये जो आपको ग्रीन लाइन दिख रही है ये है मोस्ट ऑफ अदर कंट्रीज। मैं अभी इंडिया की बात करूं तो इंडिया यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा, है ना, इंडिया। सो इंडिया में क्या होता है स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, लाइफ ऑफ ऑथर,
जो है वो है देन है 60 ईयर्स फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द कैलेंडर ईयर नेक्स्ट फॉलोइंग द ईयर विच द ऑथर डाइज, यानी कि ऑथर जो भी ऑथर है, जो भी क्रिएटर है, उसके डेथ के 60 ईयर्स तक उसका कॉपीराइट क्या होता है, सुरक्षित रहता है। देन उसके बाद वो पब्लिक डोमेन में आ जाता है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में ये जो टर्म्स है ये 50 ईयर्स का होता है, और अगर आप यूएसए और यूरोप की बात करें तो वहां पे 70 ईयर्स होता है। तो ये जस्ट टर्म्स आपको ध्यान रखने हैं कि इंडिया में डेथ के बाद 60 ईयर्स होता है, जो कि आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछे गए 2-3 बार और पूछे जाते हैं। सो अब हम लोग बात कर लेते हैं सेकेंड टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जो कि है आपका पेटेंट। सो पेटेंट क्या होता है? इट इज एन एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड बाय अ कंट्री टू ऑनर ऑफ एन इन्वेंशन। ठीक है, अभी पहले धीरे धीरे हम लोग समझते चलते हैं। ये क्या है? एक एक्सक्लूसिव राइट है, एक विशिष्ट अधिकार है, ग्रांटेड बाय अ कंट्री, जो कि किसी कंट्री के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, टू ऑनर ऑफ एन इन्वेंशन, किसी इन्वेंशन यानी उन्होंने किसी चीज का आविष्कार किया, किसी आविष्कारक को ये प्रोवाइड किया जाता है टू यूज मैन्युफैक्चर एंड मार्केट द इन्वेंशन, उस आविष्कार को मैन्युफैक्चर यानी बनाने के लिए और उसका मार्केटिंग करने के लिए, यानी उससे प्रॉफिट कमाने के लिए, सो डैट नो वन एल्स कैन मेक यूज और मार्केट द इन्वेंशन विदाउट कंसेंट ऑफ अ पेटेंट होल्डर। सो कोई दूसरा व्यक्ति, कोई सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन उस आविष्कार का मैन्युफैक्चर करके मार्केट में सेल ना कर सके बिना इन्वेंटर के परमिशन के, बिना उसके कंसेंट के। आई होप आप लोग समझ गए फर्स्ट पॉइंट को, तो मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट क्या कहना चाह रहा है कि जो पेटेंट है वो क्या है? एक विशिष्ट अधिकार है जो कि किसी कंट्री के द्वारा, ध्यान देना यहाँ, जो कि किसी कंट्री के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, किसी देश के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, किसी इन्वेंटर को, आविष्कारक को प्रोवाइड किया जाता है, ताकि वो क्या कर सके? अपने उस आविष्कार को मैन्युफैक्चर कर सके और मार्केट में उस इन्वेंशन को सेल कर सके या उसका मार्केटिंग कर सके, ताकि कोई दूसरा पर्सन उसी इन्वेंशन को मैन्युफैक्चर करके मार्केट ना कर सके। ये जो है पेटेंट में आपको राइट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, सो इन इंडिया अगर मैं भारत की बात करूं तो पेटेंट इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स। तो ये जो पेटेंट है एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है इस ऑफिस से, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स, ये आपको ध्यान में रखना है। ड्यूरेशन ऑफ अ पेटेंट इज 20 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ पेटेंट फाइल, यानी कि जो पेटेंट का ड्यूरेशन होता है वो 20 ईयर्स होता है फ्रॉम द डेट ऑफ पेटेंट फाइल, यानी जिस डेट को आपने पेटेंट फाइल किया है उस डेट से 20 ईयर्स तक पेटेंट क्या होता है? आपका सुरक्षित रहता है। और उसके बाद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पीरियड इट कम्स अंडर पब्लिक डोमेन, देन वो पब्लिक डोमेन में आ जाता है, यानी कोई भी उसका यूज जो है वो कर सकता है। नेक्स्ट है पेटेंट रिक्वायर्स रजिस्ट्रेशन विद गवर्नमेंट। बिल्कुल, पेटेंट क्या होता है? गवर्नमेंट से उसे रजिस्टर करवाना पड़ता है। कैन टेक मोर देन 1 ईयर, जो कि 1 साल से ज्यादा का इसमें समय लग जाता है कभी कभी पेटेंट को रजिस्टर करवाने में। नेक्स्ट है पेटेंट्स हैव टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर से देखिए, पेटेंट्स हैव टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन होता है, यानी कि एक तरह से आप इसे बोल सकते हैं कि क्षेत्राधिकार रहता है, यानी कि किसी क्षेत्र में, किसी टेरिटोरियल समझ पा रहे हैं ना आप लोग? किसी एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं, किसी शहर तो नहीं बोला जाए, यानी एक टेरिटोरियल है, एक प्रांत है। ठीक है, सो पेटेंट्स हैव टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन होता है, किसी भी प्रांत का अपना अपना यानी पेटेंट होता है। ये कहने का कोशिश कर रहा है। दैट इज हम लोग आगे समझते हैं कि वी हैव टू रजिस्टर द पेटेंट्स इन ऑल कंट्रीज, बिल्कुल, वेयर वी हैव आवर इंटरेस्ट। ये पॉइंट हुआ, सही बात, यानी कि अगर हमें किसी दूसरे कंट्री में हमें इंटरेस्ट है, हमें क्या करना पड़ेगा? वहां पे अपने पेटेंट को रजिस्टर करवाना पड़ेगा बाकायदा। नहीं तो वहां पे कोई दूसरा पर्सन अगर चाहे तो हमारे इन्वेंशन को मैन्युफैक्चर करके सेल कर सकता है और हम उस पर कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकते हैं। सो अगर आप एग्जाम्पल देखें तो काफी अच्छा एग्जाम्पल मैंने दिया है कि क्या, इफ यू पेटेंट अ न्यू टाइप ऑफ साइकिल इन इंडिया, मान लिया जाए आपने कोई इन्वेंशन किया न्यू टाइप ऑफ साइकिल का, ठीक है, बट और आपने उसे क्या किया कि इंडियन गवर्नमेंट के साथ पेटेंट आपने फाइल कर दिया, बट नॉट एनी अदर कंट्री, लेकिन आपने कोई अदर कंट्री में पेटेंट को फाइल नहीं किया है। यू कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट समवन फ्रॉम सेलिंग अ सिमिलर साइकिल इन चाइना, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान और एल्सवेयर।
यानी कि आपने अगर दूसरे कंट्रीज में पेटेंट को फाइल नहीं किया तो आप किसी दूसरे को इन दूसरे कंट्रीज में नहीं रोक सकते हैं कि वो आपके इन्वेंशन को मैन्युफैक्चर करके सेल कर रहा हो। मतलब कि क्या, कि जो हम पेटेंट फाइल करते हैं, हमें जिस जिस कंट्री में अपने इन्वेंशन को मैन्युफैक्चर करके मार्केट करना है, उस कंट्री में हमें पेटेंट को फाइल करना पड़ेगा। नहीं तो अगर उस कंट्री में हमने पेटेंट फाइल नहीं किया, मान लिया जाए हमने यूएसए में पेटेंट को फाइल नहीं किया और यूएसए का कोई आदमी या यूएसए की कोई ऑर्गेनाइजेशन हमारे इस इन्वेंशन को मैन्युफैक्चर करके अगर मार्केटिंग कर रही है तो हम उस पर लीगल एक्शन नहीं ले सकते हैं। ये हुआ, ठीक है। सो ये क्या होता है, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन होता है इसमें। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन बोल सकते हैं आप लोग एकदम, अगर हिंदी टर्म्स देखना चाहें तो प्रादेशिक क्षेत्राधिकार बोल सकते हैं इसे, ठीक है। कुछ ज्यादा हिंदी हो गया, सही है। नेक्स्ट है इन इंडिया पेटेंट राइट्स आर गवर्न्ड बाय द पेटेंट्स एक्ट 1970। देखिए 1970 का एक एक्ट है पेटेंट्स एक्ट, और ये आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। जो इंडिया में पेटेंट राइट्स जो होता है वो इसके द्वारा गवर्न किया जाता है, यानी इसके तहत ये लागू होता है। एट प्रेजेंट, अभी यानी कि अभी जो प्रेजेंट समय चल रहा है, थर्ड अमेंडमेंट ऑफ एक्ट नॉन एज द पेटेंट अमेंडमेंट एक्ट 2005 इज इन फोर्स। अच्छा, जो पेटेंट एक्ट 1970 उसमें जो है तीसरा संशोधन किया गया कब, 2005 में, जो कि अभी फोर्स यानी कि अभी वो लागू है। जो थर्ड अमेंडमेंट हुआ था पेटेंट एक्ट 1970 में वो अभी फोर्स में है, वो अभी लागू है। Patent application can be filed online in India by inventor or his assignee on www.ipindia.nic.in। यानी कि पेटेंट का जो एप्लीकेशन है वो फाइल किया जा सकता है इन्वेंटर के द्वारा या उसके जो असाइनी है यानी उसके सहकर्मी उनके द्वारा www.ipindia.nic.in पे। ये भारत सरकार की वेबसाइट है जिस पे आप पेटेंट फाइल कर सकते हैं। पेटेंट इज एन एक्सक्लूसिव मोनोपोली राइट। अभी तक हमने क्या समझा कि पेटेंट क्या है, एक एक्सक्लूसिव मोनोपोली राइट है, यानी कि एक विशिष्ट अधिकार है, विशिष्ट एकाधिकार बोल सकते हैं ना, मोनोपोली है। ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये जो कि क्या किया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी हम इंडिया की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ग्रांट किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। फॉर एन इन्वेंशन, किसी इन्वेंशन के लिए प्रोवाइड किया जाता है। किसे प्रोवाइड किया जाता है, टू द इन्वेंटर और हिज असाइनी, यानी जो आविष्कारक है या उसके जो भी सहकर्मी रहे हैं उन्हें। एज ए टेरिटोरियल राइट, बिल्कुल एक प्रादेशिक क्षेत्राधिकार ये होता है, यानी कि आप अगर उस प्रदेश, यहाँ प्रदेश से या प्रांत से आप किसी देश या स्टेट को ले सकते हैं, तो अगर आप उसके बाहर जाते तो वहां पे आपको अगेन दूसरा पेटेंट फाइल करना पड़ेगा उस के कानून के मुताबिक, ठीक है। इन लीव ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ इन्वेंशन टू द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट आपको पेटेंट राइट प्रोवाइड करती है लीव यानी किसके एवज में, कि आप क्या करें, उस इन्वेंशन को डिस्क्लोज करें गवर्नमेंट के सामने, यानी कि आपने जो भी इन्वेंशन किया आपको गवर्नमेंट के सामने डिस्क्लोज करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, स्पष्ट करना पड़ेगा, ठीक है। टर्म ऑफ पेटेंट, जो पेटेंट का टर्म होता है 20 ईयर्स फ्रॉम डेट ऑफ फाइलिंग। जैसे अगर आज मैंने जो है पेटेंट को फाइल किया है तो आज से 20 ईयर्स तक मेरा इस पे सर्वाधिकार है, मेरा इस पे पेटेंट राइट है, ठीक है। सो नेक्स्ट है आपका क्राइटेरिया ऑफ पेटेंटेबिलिटी। आखिर पेटेंटेबिलिटी की क्या क्या क्राइटेरिया है, मैंने किसी चीज को इन्वेंशन किया है तो क्या मैं उसे पेटेंट राइट उस पे मैं अधिकार अपना कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, क्या मैं इसे पेटेंट के लिए फाइल कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। तो जो क्राइटेरिया है उसे हम लोग समझ लेते हैं। फर्स्ट है स्टूडेंट नॉवल्टी, यानी कि नॉवल्टी होना चाहिए पेटेंट पर। नॉवल्टी का मतलब हुआ नवीनता होनी चाहिए, ठीक है। इन्वेंशन मस्ट बी नॉवल मीन्स इट इज अननोन और अनअवेलेबल बिफोर द डेट ऑफ एप्लीकेशन। आपने जिस दिन डेट ऑफ एप्लीकेशन आपने सबमिट किया उसके पहले जो आपका इन्वेंशन हो वो पूरे वर्ल्ड में अनअवेलेबल हो या अननोन हो, कोई उसे नहीं जानता हो, ठीक है। यानी कि आपका इन्वेंशन नया हो, ऐसा नहीं हो कि आपने पुराने चीजों को ही रीअरेंजमेंट कर दिया कुछ इस तरीके से और आपने कह दिया ये इन्वेंशन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो नवीनता होनी चाहिए। सेकंड है इन्वेंटिव स्टेप और इट मस्ट बी नॉन ऑब्वियस। बिल्कुल आपने कोई इन्वेंटिव स्टेप फॉलो किया हो और ये नॉन ऑब्वियस एकदम ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई आपने नेचुरल लॉ को ही दे दिया या जो चीज जाहिर है स्पष्ट है आपने उसे ही अपना इन्वेंशन बता दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो मस्ट इन्वॉल्व इन्वेंशन स्टेप मस्ट इन्वॉल्व फॉर क्रिएटिव एडवांस ऑन एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो कि एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसमें कोई एडवांस चीजें होनी चाहिए।
कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, यानी कि कैन यूज इन एनी काइंड ऑफ एन इंडस्ट्री, आपने जिस चीज को इन्वेंशन किया है वो इंडस्ट्री में यूज होनी चाहिए। नोट फॉल विद इन द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3 एंड 4 ऑफ द पेटेंट्स एक्ट 1970, यानी ये सिर्फ इंडिया के लिए एप्लीकेबल है कि इंडिया में जो पेटेंट्स एक्ट 1970 लागू है उसके जो सेक्शन 3 और 4, ठीक है, उसमें जो प्रोविजन है, प्रावधान है, उसमें ये फॉल नहीं करना चाहिए, उसमें लाई नहीं करना चाहिए। तो अब इसके लिए क्राइटेरिया को अच्छी तरीके से समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि आखिर पेटेंट्स एक्ट 1970 के जो अनुभाग 3 और 4 है उसमें क्या क्या प्रावधान है। तो आइए सेक्शन 3 और 4 को जरा सा एकदम ओवरव्यू हम लोग देख लेते ताकि पेटेंट को हम लोग अच्छे से समझ पाए। सो सेक्शन 3 की अगर बात करें हम पेटेंट एक्ट 1970 की, तो उसमें बताया गया है कि लिस्ट विच आर नॉट इन्वेंशन, यानी वो लिस्ट प्रोवाइड किए गए जो कि इन्वेंशन यानी कि जिसे पेटेंट राइट के तहत जो इन्वेंटर होंगे वो नहीं कर पाएंगे प्रोटेक्ट। तो फर्स्ट है फ्रीवोलस और ऑब्वियस, यानी जो चीजें ऑब्वियस हो, एकदम जाहिर हो, स्पष्ट हो, आप उसे इन्वेंशन नहीं बता सकते हैं। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैरी टू वेल एस्टैब्लिश्ड नेचुरल लॉज, यानी कि जो भी नेचुरल लॉज है पहले से बने हुए उसके विरोध में नहीं होना चाहिए आपका कोई इन्वेंशन, यानी उस चीजों का विरोधाभास करती हो ऐसा आपका इन्वेंशन नहीं होना चाहिए, तो आप उसे पेटेंट राइट के तहत जो है प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंजूरियस टू पब्लिक हेल्थ, अगर आपने कुछ ऐसा चीज का इन्वेंशन किया जो कि पब्लिक हेल्थ यानी कि लोगों के स्वास्थ्य के खिलाफ वो क्या हो, इंजूरियस हो, तो उसे पेटेंट के तहत नहीं रखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मीर अरेंजमेंट और रीअरेंजमेंट। देखिए मीर अरेंजमेंट का मतलब हुआ कि एक तरह से चीजों को रीअरेंज कर देना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले से कोई इन्वेंशन किया हुआ, आपने जस्ट कोई मान लिया जाए कोई ट्रिक है या कुछ भी, आपने उसे रीअरेंज कर दिया है, कुछ इन्वेंशन है, कुछ इधर उधर चीजें करके आपने एक नया कुछ बना दिया है, तो ये जो है पेटेंट एक्ट के अंदर नहीं आएंगी। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल, अगर आपने किसी साइंटिफिक प्रिंसिपल का डिस्कवरी किया है, उसे ईजाद किया है, तो वो भी पेटेंट एक्ट के अंदर नहीं आएंगे। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ लिविंग थिंग और नॉन लिविंग सब्सटेंसेस इन नेचर, यानी कि जो आपका नेचर में, प्रकृति में जो लिविंग सब्सटेंस है, यानी कि कोई जीव जंतु, छोटा छोटा जो भी बैक्टीरिया, आपने किसी भी चीज का अगर खोज किया है, या नॉन लिविंग सब्सटेंसेज आपने किसी मटेरियल, किसी नए धातु का खोज कर दिया, तो वो पेटेंट एक्ट के अंदर स्टूडेंट नहीं आएंगी। नेक्स्ट है मेथड ऑफ एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, यानी कि जो कृषि या बागवानी से संबंधित जो एक तरह से मेथड है, यानी आपने कृषि करने का कोई नया तरीका आपने खोजा या बागवानी करने का, ये पेटेंट एक्ट के अंदर नहीं आएंगे। नेक्स्ट है अ मैथमेटिकल और बिजनेस मेथड और अ कंप्यूटर प्रोग्राम, आपने कोई मैथमेटिकल मेथड दिया या बिजनेस मेथड या कोई कंप्यूटर प्रोग्राम एप्लीकेशन बनाया, ये भी पेटेंट एक्ट के अंदर नहीं आएंगी। सेक्शन 4 सिर्फ बताता है कि कौन सा जो टर्म्स है वो नॉट पेटेंटेबल है, यानी कि ये पेटेंट एक्ट के अंदर नहीं आएंगी। यहाँ पे सिर्फ एक चीज दी हुई है, एटॉमिक एनर्जी रिलेटेड, जो भी परमाणु ऊर्जा से संबंधित चीजें होंगी वो जो है पेटेंट एक्ट 1970 के अंदर नहीं आएंगी। तो ये था स्टूडेंट आपका पेटेंट क्या होता है और पेटेंट एक्ट के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो आई होप स्टूडेंट आप सारे लोग इन सभी को समझ गए होंगे। तो अभी तक हमने स्टूडेंट कॉपीराइट और पेटेंट इन दोनों को समझ लिया। नाउ हम लोग बढ़ते हैं थर्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की ओर, जो कि है ट्रेडमार्क। और ट्रेडमार्क से आप लोग सारे लोग जो भी वीडियो को देख रहे हैं, सारे लोग ट्रेडमार्क को जानते होंगे, इन टर्म्स को 100, 200, 1000 बार जिंदगी में सुन चुके होंगे। सो ये क्या होता है, जनरली ब्रांड या लोगो होता है, जैसा हम लोग जानते हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं फर्स्ट वर्ड, ये क्या है, ये एक लोगो है हमारे चैनल का, ठीक है। तो ये क्या है, ट्रेडमार्क। ओके, ये फर्स्ट वर्ड लेट्स बिगिन का क्या है, ट्रेडमार्क है। सो ट्रेडमार्क प्रोवाइड एक्सक्लूसिव राइट टू यूज सर्टेन साइन, सिंबल, color or names to identify the producer of a product and protect its associated reputation। यानी ट्रेडमार्क क्या है, ट्रेडमार्क प्रोवाइड करता है एक विशिष्ट अधिकार टू यूज सर्टेन साइन, यानी क्या कर सके को आप किसी सर्टेन, किसी साइन का यूज कर सके या सिंबल या किसी कलर या किसी नेम का यूज कर सके टू आइडेंटिफाई द प्रोड्यूसर ऑफ ए प्रोडक्ट, ताकि आप किसी प्रोडक्ट के प्रोड्यूसर को आइडेंटिफाई कर सके एंड प्रोटेक्ट इट्स एसोसिएटेड रेपुटेशन, और उससे जो रेपुटेशन यानी उसका जो रेपुटेशन है मार्केट में, आप उसे सुरक्षित रख सकें, ठीक है।
सो जैसे ट्रेडमार्क की बात करें तो एकदम छोटा-छोटा जैसे खाने-पीने की चीज़ें ले लीजिए, प्रोडक्ट जैसे क्या आता है, मिल्क आता है, तो उसमें सुधा आता है, अमूल आता है, आशीर्वाद, डिफरेंट डिफरेंट है। तो उसका अलग-अलग अपना ट्रेडमार्क होता है, जिससे हमें पता चल जाता है अच्छा ये जो मिल्क है या जो भी फूड है, ये क्या है, किस कंपनी का है, ठीक है? तो उससे क्या होता है कि आप उसके प्रोडक्ट के जो भी प्रोड्यूसर हैं उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और साथ में क्या कर सकते हैं कि उसका जो भी रेपुटेशन है उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, है ना? जैसे अब एक ही चीज़ें हैं, जैसे मान लिया जाए लैपटॉप है, लैपटॉप की अगर हम बात करें तो लैपटॉप जो है डिफरेंट कंपनीज की आती हैं, जैसे HP है, लेनोवो है, जो भी है, तो उसका जो मार्केट में रेपुटेशन है वो कैसे पता चल रहा है, उस ट्रेडमार्क से पता चल रहा है, ठीक है, कि हाँ भाई ये फलाना लैपटॉप जो है इस कंपनी का है। सो ट्रेडमार्क कैन बी अ वर्ड, जो ट्रेडमार्क है वो एक वर्ड हो सकता है, सिंबल हो सकता है, लोगो हो सकता है, कोई डिजाइन हो सकता है, कोई इमेज हो सकता है, या इन सभी का कॉम्बिनेशन हो सकता है, यूज्ड बाय अ लीगल एंटिटी और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक लीगल एंटिटी या किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यूज किया जाता हो, टू डिस्टिंग्विश देयर प्रोडक्ट फ्रॉम अदर्स, क्यों किया जाता हो, दूसरे के प्रोडक्ट से अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने के लिए, दोनों में अंतर दिखाने के लिए कि हाँ ये मेरा प्रोडक्ट है, ठीक है। इट कैन बी रजिस्टर्स विच गिव्स द होल्डर द एक्सक्लूसिव राइट टू यूज देम लास्ट फॉर 10 ईयर्स आफ्टर इट कैन बी रिन्यूड, यानी कि ये जो है इससे पहले तो रजिस्टर करना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार गवर्नमेंट के साथ, और ये एक्सक्लूसिव राइट यानी कि ये अधिकार प्रोवाइड करता है किसे, प्रोड्यूसर को, कि वो क्या कर सकता है, इसका यूज कर सकता है एज अ ट्रेडमार्क, और ये लास्ट होता है 10 ईयर्स, यानी कि आपने जिस दिन रजिस्टर किया उसके 10 साल बाद ये लास्ट हो जाता है, आफ्टर इट कैन बी रिन्यूड, जिसके बाद इसे रिन्यू किया जा सकता है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये इतने दिनों बाद जो है पब्लिक डोमेन में आ जाएगा, ठीक है। सो अगर हम डिफरेंट ट्रेडमार्क्स की बात करें तो देखिए ये सारे ट्रेडमार्क्स आप लोग जरूर जानते होंगे, ये यहू का है, सर्च इंजन का, एडिडास हो गया, अमेरिकन एक्सप्रेस, BBC हो गया, BMW, ये तो हमारा लोगो है, वॉलमार्ट, CNN, गूगल, IBM, स्टारबक्स कॉफी, सारी ये क्या है, ट्रेडमार्क है। आप लोग देख पा रहे हैं ना, ट्रेडमार्क समझ गए? तो ये क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का एक हिस्सा है। कोई भी दूसरा ऑर्गेनाइजेशन ये इस, मान लिया जाए अगर हम इस कोको कोला की बात करें तो ये इस कोको कोला के ट्रेडमार्क को यूज नहीं कर सकता है। अगर हम गूगल की बात करें तो ये गूगल के इस लोगो जो भी हो ट्रेडमार्क का यूज नहीं कर सकता है। आई होप आप लोग समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट, ये था आपका ट्रेडमार्क। नेक्स्ट है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट क्या होता है, छोटा सा टर्म से हम लोग समझ लेते हैं। It can be a design formula, process of pattern which are used by a company to gain economic advantage over its competitors. Now, ट्रेड सीक्रेट क्या है स्टूडेंट, एक डिजाइन फॉर्मूला प्रोसेस है या प्रोसेस ऑफ पैटर्न, यानी कि कोई फॉर्मूला हो सकता है या कोई प्रोसेस ऑफ पैटर्न हो सकता है, कोई पद्धति हो सकती है, कोई सिद्धांत हो सकता है, जिसका यूज करके कोई कंपनी क्या करती है, इकोनॉमिक एडवांटेज यानी कि आर्थिक मुनाफा वो कमाती है अपने कंपिटिटर्स, अपने प्रतिद्वंदियों को खिलाफ। आई बात समझ में? फिर से समझिए कि जैसे मान लिया जाए मेरा कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है और हम कुछ सिद्धांत, कुछ पद्धति का यूज करते हैं, जिससे हम क्या करते हैं कि अपने प्रतिद्वंदियों को मात देते हैं, यानी कि कंपटीटर्स से हम आगे रहते हैं या उनके साथ हम रेस में बने हुए रहते हैं। तो ये होता है एक ट्रेड सीक्रेट, जैसे बोला जाता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन का ये सीक्रेट है, हम इस पे वर्क करते हैं। सो honor of trade secret does not possesses any right against anyone who gains access to that secret। ये बहुत दिव्य भी आई है, ठीक है। यानी कि जो ट्रेड सीक्रेट का ऑनर है स्टूडेंट, वो किसी पे एक्शन नहीं ले सकता है, लीगल एक्शन नहीं ले सकता है, अगर कोई उस ट्रेड सीक्रेट को गेन कर लेता है, उसके एक्सेस को गेन कर लेता है। समझ गए? यानी कि जो ट्रेड सीक्रेट है वो एक सीक्रेट है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के पास है, ठीक है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति उस सीक्रेट को एक्सेस कर लेता है, उसे प्राप्त कर लेता है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसके खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि उसके पास कोई ऐसा अधिकार नहीं होता है। क्यों? बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑनर टू कीप सीक्रेट। इसे सीक्रेट रखना रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ऑनर की। एज इट इज नॉट प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट पॉलिसी के द्वारा इसे प्रोटेक्ट नहीं किया जाता है। Once it is leaked, anyone can make use of it। एक बार ये लीक हो गया तो कोई भी इसका यूज कर सकता है। तो ये था आपका ट्रेड सीक्रेट।
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जो कि है आपका ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। सो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन स्टूडेंट बहुत ही वीवीआई है और ये एग्जाम में आपसे काफी बार पूछा गया है एज अ सिंगल टॉपिक 4 मार्क्स में, तो इस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए। जीआई जियोग्राफिकल इंडिकेशन इज अ साइन, ये क्या है, एक साइन है, चिन्ह है, यूज्ड ऑन अ गुड, किसी गुड यानी कि किसी प्रोडक्ट पे यूज किया जाता है, डेट हैव अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ऑरिजिन, जिनका क्या हो, एक स्पेसिफिक, एक खास जियोग्राफिकल ऑरिजिन हो, यानी कि वो एक खास भौगोलिक क्षेत्र से आते हो या एक खास भौगोलिक क्षेत्र में उनका उत्पादन होता हो, एंड पोसेसेस क्वालिटी और रेपुटेशन दैट इज सोनली ड्यू टू द प्लेस ऑफ इट्स ऑरिजिन, और जो उनका क्वालिटी हो या रेपुटेशन हो, मार्केट में उनका पहचान सोनली अकेले सिर्फ जिस जगह से उनका उत्पादन हो रहा है वहां से होता हो, तो वो चीजें ज्योग्राफिकल इंडिकेशन राइट के अंतर्गत आती हैं। अब क्या हुआ, थोड़ा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, उटपटांग सी बातें लग रही होगी, तो आप लोग सारे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में जानते हैं, आप सारे लोगों ने इनका यूज भी किया है, तो हम लोग अभी जस्ट थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको चीजें समझ में आने लगेंगी, ठीक है। So, Geographical Indication Act in India came into force from 15 सितंबर 2003। अब देखिए ये डेट जो है ये याद रखने का चीज है और ये आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में स्टूडेंट पूछे जा सकते हैं कि जो इंडिया की अगर हम बात करें तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो एक्ट है वो कब से लागू किया गया, तो 15 सितंबर 2003, ठीक है। GI टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, इंश्योर दैट none other than those registered as authorized user are allowed to use popular product name, यानी कि जो जीआई टैग है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग है, वो ये इंश्योर करता है कि रजिस्टर्ड यूजर के यानी कि जो रजिस्टर्ड है एज ए ऑथराइज्ड यूजर, उनके अलावा कोई दूसरा उस पॉपुलर प्रोडक्ट नेम का यूज नहीं कर सके। और वो ऑथराइज्ड यूजर कौन है, रेसिडेंट्स इनसाइड ज्योग्राफिकल टेरिटोरी, जो कि उस ज्योग्राफिकल टेरिटोरी के अंदर है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, एज ए इंडिविजुअल पीपल हो जो कि किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता हो, है ना, तो ये हो सकता है, ठीक है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप हो सकता है। और अच्छा, मैंने अभी आपको नहीं बताया मैनेजमेंट में, तो हम लोग जब टाइप ऑफ बिजनेस पढ़ेंगे, अच्छा बिजनेस के टाइप्स नहीं, हम लोग जब देखेंगे कि जो प्रोप्राइटरशिप होते हैं क्या क्या टाइप्स होते हैं, तो हम लोग उसमें देखेंगे, ठीक है, आगे हम लोग को पढ़ना है मैनेजमेंट में ये। सो जियोग्राफिकल इंडिकेशंस identify agriculture, natural or manufactured goods associated with a territory, रीजन और लोकेलिटी, यानी कि जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होते हैं स्टूडेंट, वो किसी एग्रीकल्चर या नेचुरल या मैन्युफैक्चर्ड किसी भी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं जो कि किसी एक खास प्रांत से, किसी एक खास क्षेत्र से, एक खास भौगोलिक क्षेत्र से संबंध रखता हो, वहां उसका वो प्लेस ऑफ ऑरिजिन हो, वहां से उसका उत्पादन होता हो। आई बात समझ में। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट्स 2-3 पढ़ते हैं, तो मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो समझ में आएगा, ठीक है। जीआई गिव्स प्रोटेक्शन, GI gives protection to the group of people or associations involved in the production of the product using traditional skills and knowledge, यानी कि जो GI है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, वो क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है टू द ग्रुप ऑफ पीपल, उन ग्रुप ऑफ पीपल को या किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी एसोसिएशन को जो कि क्या कर रहे हो, अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हो यूजिंग ट्रेडिशनल स्किल्स और नॉलेज, परंपरागत तरीके से, परंपरागत जो भी पद्धति हैं उनका यूज करके अगर वो अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हो, तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन उन्हें एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स शुड बी प्रोड्यूस्ड और प्रोसेस्ड और प्रिपेयर्ड इन दैट टेरिटरी, और जो भी गुड्स यानी जो भी सामान, जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं, वो उस जो भी टेरिटोरी है, वो उस प्रांत है, उसी प्रांत में मैन्युफैक्चर किए जाने चाहिए, तभी जो है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है ये इन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है स्टूडेंट, दिस गिव्स अ स्पेशल क्वालिटी टू द प्रोडक्ट ड्यू टू ज्योग्राफिकल क्लाइमेटिक इन्वायरमेंट। देखिए ध्यान से देखिए इस पॉइंट को, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर
क्यों जो है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का जो है वो टर्म्स लाया गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में, तो ये यहाँ से पता चलता है। ये क्या करता है, जीआई टैग क्या करता है, ये एक स्पेशल क्वालिटी प्रोवाइड करता है टू द प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट को ड्यू टू ज्योग्राफिकल, उसके भौगोलिक क्षेत्र जहाँ से उसका उत्पादन हो रहा है उसके कारण, क्लाइमेटिक इन्वायरमेंट, वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ का जो पर्यावरण है उसके अनुसार, उसके अनुकूल है इसीलिए, रेपुटेशन, उसका जो रेपुटेशन है मार्केट में उसके लिए, स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरिंग और फार्मिंग स्किल्स, यानी कि उसको उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए किसी खास जो है पद्धति का यूज किया जा रहा हो, कुछ किसी खास फार्मिंग स्किल्स का यूज किया जा रहा हो, या कोई खास ट्रेडिशन परंपरागत तरीके का यूज किया जा रहा हो, एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, या कोई अदर कैरेक्टरिस्टिक्स हो एट्रीब्यूटेबल टू ऑरिजिन, जो कि उसके प्लेस ऑफ ऑरिजिन से संबंधित हो, उसके प्लेस ऑफ ऑरिजिन से एट्रीब्यूटेबल हो। आई बात समझ में? देखिए समझिए, जैसे अगर मैं एग्जांपल देखो यहाँ पे, तो देखिए एग्जांपल दिया हुआ है दार्जिलिंग टी। अब देखिए आपको नेम से पता चल रहा है दार्जिलिंग टी, इसका मतलब क्या, इस टी का संबंध दार्जिलिंग से है, और दार्जिलिंग क्या है, एक प्लेस है, भूभाग का एक टुकड़ा है। तो दार्जिलिंग टी से हमें यह बोध होता है, यह पता चलता है कि ये जो टी है ये दार्जिलिंग में जो चाय पत्ती उगाई जाती है उसकी है। अगर मैं बात करूं कोल्हापुरी चप्पल्स, तो ये क्या कर रहा है, जो चप्पल है उसे एक स्पेशल क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है, एक मार्केट में रेपुटेशन है उसका, जिससे ये मालूम चलता है कि ये जो चप्पल है ये कोल्हापुरी में जो ट्रेडिशनल स्किल्स का यूज करके जो चप्पल तैयार किए जाते हैं वो इसके द्वारा बना हुआ है। तिरुपति लड्डू, तो इससे मुझे पता चल रहा है कि ये जो लड्डू है ये तिरुपति से आया हुआ है, ठीक है। सो इट कंसिस्ट्स ऑफ द नेम ऑफ द प्लेस ऑफ ऑरिजिन, इसमें क्या होता है, जो प्लेस ऑफ ऑरिजिन है उसका नेम होता है, एंड ऑरिजिनेट्स फ्रॉम अ डेफिनेट जियोग्राफिकल टेरिटोरी। ये ध्यान दीजिए, ये क्या हो, इसका ऑरिजिन एक डेफिनेट जियोग्राफिकल टेरिटोरी, यानी कि एक डेफिनेट प्रांत होना चाहिए, उसके सीमा होनी चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं दार्जिलिंग टी की, तो मुझे ये मालूम होना चाहिए कि दार्जिलिंग टी हम किसे कहेंगे, जो कि दार्जिलिंग का कोई सीमा होगा, उसके अंदर जो टी उपजाया जा रहा हो, यानी जो चाय पत्ती उपजाई जा रही हो, या उसके आसपास से सटे इलाके में भी उपजाई जो जा रही हो, क्या उसे भी हम दार्जिलिंग टी बोलेंगे, या सिर्फ एक दार्जिलिंग के अंदर ही एक खास जगह है उसे हम दार्जिलिंग टी बोलेंगे जहां। तो ये जो है स्टूडेंट, ये फिक्स होना चाहिए, डेफिनेट जियोग्राफिकल टेरिटोरी होती है, ठीक है। नागपुर ऑरेंज हो गया, यानी कि नागपुर में एक कोई सीमा है, कोई डेफिनेट, जहां पे जो ऑरेंज उगाया जाता है उसे नागपुर ऑरेंज बोला जाता है। और आखिर ये टर्म्स इसीलिए लाया गया ताकि कोई ऐसा ना कर सके कि कहीं का भी सामान को कहीं का भी बताकर बेच दे। जैसे बोला जाता है काश्मीरी सेब है ना, तरह तरह की चीजें हैं, इस तरह से यूज किया जाता है। मिथिला पेंटिंग है हमारे बिहार की, है ना, तो ऐसा ना हो कि कहीं और का पेंटिंग हो और उसे मिथिला पेंटिंग बोल दे। तो इससे क्या हो रहा है कि मिथिला पेंटिंग, है ना, तो इससे ये पता चल रहा है कि ये जो पेंटिंग है ये एक डेफिनेट जियोग्राफिकल टेरिटोरी से संबंधित है, जो कि मार्केट में उसे एक क्वालिटी और रेपुटेशन प्रोवाइड करती है, उसकी एक प्रतिष्ठा है मार्केट में जो कि बनी रहे। इसीलिए जियोग्राफिकल टेरिटोरी जो टैग है वो लाया गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, कोई कहीं भी दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट कहीं भी आपको कंफ्यूजन हो, थोड़ा सा भी दिक्कत हो, आप कमेंट कीजिए और मैं अब सारे कमेंट को पढ़ता हूँ, सारे कमेंट का रिप्लाई मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो जरा सा भी कहीं भी कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक तो आप लोग अभी तक कर ही चुके होंगे, और सारे लोग चैनल के सब्सक्राइब कर ही चुके हैं, है ना। आप सारे लोग सब्सक्राइबर है चैनल के, तो बोलने की कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इंडिया की बात करूँ स्टूडेंट, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इंडिया में काफ़ी सारे जो जियोग्राफिकल, जैसे ये क्या है, ये एक जियोग्राफिकल टेरिटोरी है, और यहाँ पे क्या है, ब्लू पॉटरी ऑफ जयपुर, जो कि राजस्थान में जयपुर है, वहाँ का जो ब्लू पॉटरी है वो फेमस है, ठीक है। देन इसी तरह काफ़ी सारे, जैसे सोलापुर चद्दर, महाराष्ट्र में क्या है, सोलापुर का चद्दर जो है वो फेमस है। और क्या है, मैसूर सिल्क कर्नाटका, यानी कि मैसूर का सिल्क जो है वो फेमस है। डिफरेंट है, जैसे यहाँ पे देखिए बिहार में क्या है, मधुबनी पेंटिंग्स बिहार, यानी कि मधुबनी जो पेंटिंग्स है वो फेमस है ना। तो ये डिफरेंट सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मैंने फिगर दे दिया है, आप लोग सारे को पढ़ सकते हैं स्टूडेंट। नोट्स जो है आपको वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लें। एक टेबल भी मैंने बना दिया है, तो आप लोग इसे नोट से पढ़ ले स्टूडेंट, मैं यहाँ ज़्यादा दूंगा नहीं इस पे समय।
तो जैसे दार्जिलिंग टी है ये एसोसिएटेड प्लेस किसे, वेस्ट बंगाल। मैसूर सिल्क की बात करें तो कर्नाटका है। कुल्लू सॉल की बात करें तो हिमाचल प्रदेश है। और क्या है, कॉर्ग ऑरेंज कर्नाटका का है। मधुबनी पेंटिंग्स बिहार से एसोसिएटेड है। तो ये सारे डिफरेंट है। आप कम से कम स्टूडेंट्स इंडिया का जो डिफरेंट प्लेस ऑफ ऑरिजिन है और वहाँ के जो खास खास चीज़ें हैं वो पढ़ के एग्जाम देने चाहिए, क्योंकि इससे आपसे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। और फॉरेन का भी आप पढ़ सकते हैं, हालांकि फॉरेन से पूछे नहीं जाते, तो चूंकि जो मैनेजमेंट है बेसिकली वो इंडियन इकोनॉमी पे आधारित आपको सिलेबस में दिया गया, तो इंडिया से चीज़ें आपसे पूछे जाएंगी। तो इसे आप एक बार पढ़ लें स्टूडेंट। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। हमने सारे को पढ़ लिया, एक लास्ट बच रहा है क्या, इंडस्ट्रियल डिजाइन। सो व्हाट इज इंडस्ट्रियल डिजाइन? इट इज ऑर्नामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ एन आर्टिकल, यानी कि ये एक तरह से सजावटी पहलू है, ऑर्नामेंटल एस्पेक्ट्स है। अब सजावटी पहलू क्या? सो इट मे कंसिस्ट ऑफ 3D फीचर्स, यानी कि इसमें 3 डायमेंशनल फीचर्स हो सकते हैं, सच एज या तो शेप या सरफेस, और 2 डायमेंशनल फॉर्म मीन्स इसका 2 डायमेंशनल फॉर्म हो सकता है, सच एज पैटर्न लाइन एंड कलर डिजाइन। पैटर्न लाइन हो सकता है, कलर डिजाइन हो सकता है। सर्व एज अ टूल फॉर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। एज अ टूल यानी कि एज अ टूल ये सर्व किए जाते हैं प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने के लिए। बिकम्स अ काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टू बी प्रोटेक्टेड, जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का एक टाइप है जिन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो आखिर इंडस्ट्रियल डिजाइन है क्या? एक तरह से ये 3 डायमेंशनल कोई शेप हो सकते हैं, कोई साइज हो सकते हैं, जो कि क्या हो, एक डिजाइन हो जिन्हें प्रोटेक्ट किया जा रहा हो। जैसे मान लिया जाए कि मैंने कोई एक नया डिजाइन बना दिया अपने इंडस्ट्री के लिए। मान लिया जाए मेरा कोई इंडस्ट्री है, फैन का इंडस्ट्री है, और मैंने फैन का एक नया डिजाइन बना दिया है, तो वो इंडस्ट्रियल डिजाइन के अंतर्गत आता है। और वो एक तरह से मान लिया जाए कि मेरे अधिकार में है, कोई दूसरा उस डिजाइन को नहीं फॉर्म कर सकता है। ठीक है, अगर वो करेगा तो मैं उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकता हूँ। ये होता है इंडस्ट्रियल डिजाइन। तो आइए हम लोग आगे डिफरेंट एग्जाम्पल भी देखेंगे तो हम लोग को समझ में आते चलेगा। ऑनर हैज द एक्सक्लूसिव राइट टू स्टॉप एनीवन एल्स फ्रॉम रिप्रोड्यूस द डिजाइन फॉर कॉमर्शियल पर्पस। बिल्कुल, जो उस इंडस्ट्रियल डिजाइन का ऑनर होगा उसके पास ये राइट है, ये अधिकार है कि वो दूसरे को रोक सकता है उसके कॉमर्शियल यूज करने के लिए। ठीक है, यानी कि कोई दूसरा उस प्रोडक्ट का कॉमर्शियल यूज ना करे, उसी डिजाइन का यूज ना करे। प्रोटेक्शन नॉर्मली लास्ट्स फॉर एन इनिशियल 10 ईयर्स, यानी कि 10 ईयर्स के बाद ये इनिशियली क्या होता है, लास्ट हो जाता है इंडस्ट्रियल डिजाइन। आफ्टर विच इट कैन बी यूजुअली बी रिन्यूड फॉर, जिसके बाद इसे रिन्यूड किया जा सकता है। इन मोस्ट केसेस अप टू 15 ईयर्स, यानी कि मोस्ट केसेस में ये 15 ईयर्स तक होता है। इसका मतलब क्या कि इनिशियल 10 ईयर्स और फिर 5 साल आप इसे चाहें तो रिन्यू करवा सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम इनका 15 ईयर्स जो है वो होता है इंडस्ट्रियल डिजाइन का जो राइट है। उसके बाद ये पब्लिक डोमेन में आ जाते हैं। ऑनर हैज द एक्सक्लूसिव राइट टू मेक और सेल एनी ऑब्जेक्ट इन विच द डिजाइन इज एप्लीकेबल, और ऑनर के पास ये अधिकार होता है कि ये क्या कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को सेल कर सकता है जिसका डिजाइन इस प्रकार से हो। ठीक है, अगर आप एग्जाम्पल देखें स्टूडेंट तो ध्यान दीजिए। फर्स्ट एग्जाम्पल, जैसे मैं साइकिल की बात करूं तो साइकिल का अगर मान लिया जाए कोई कंपनी है साइकिल की, बहुत सारी कंपनी है साइकिल की, उसने कोई एक पर्टिकुलर डिजाइन बनाया है, तो वो क्या हो गया, इंडस्ट्रियल डिजाइन हो गया। ठीक है, उसने उसे करवा लिया, उसे रजिस्टर करवा लिया जब, तो वो उसका क्या हो गया, एक तरह से आप कह सकते हैं राइट है कि कोई दूसरी साइकिल कंपनी उसी डिजाइन का, उसी मॉडल का नहीं प्रिपेयर करे। इसलिए देखते हैं आजकल हर एक चीज में मॉडल आने लगा है ना। जैसे आजकल आप छोटे से छोटे, जैसे मैं ईयरफोन की बात करूं तो उसमें भी मॉडल आता है ना, बोट 255F, या कोई भी जैसे फोन है तो Vivo V9 Pro, और भी Redmi है, डिफरेंट तरह की चीजें इसमें मॉडल आने लगा है। तो आखिर ये मॉडल क्या है, ये मॉडल एक इंडस्ट्रियल डिजाइन का पार्ट है जिसमें एक अलग मॉडल यानी कि एक डिजाइन प्रोवाइड किया जाता है जो कि उस इंडस्ट्री का यानी उस ऑर्गेनाइजेशन का एक क्या होता है, इंडस्ट्रियल डिजाइन होता है, जिसे दूसरा कोई ऑर्गेनाइजेशन एज अ डिजाइन रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। अगर ऐसा करता है कॉमर्शियल पर्पस के लिए तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकती है। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं कि कोई कंपनी है जो कि चेयर बनाती है और उसने कोई नया डिजाइन बनाया है इंडस्ट्रियल डिजाइन, तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या है,
एक तरह से इंडस्ट्रियल डिजाइन है, उसका राइट है कि कोई दूसरा कॉमर्शियल पर्पस के लिए उसका यूज नहीं कर सकता है। फिर सिविंग मशीन है, डिफरेंट सारी चीजें आप लोग समझ सकते हैं स्टूडेंट। तो आई होप आप लोग इंडस्ट्रियल डिजाइन समझ गए होंगे। मैं फिर से बता दे रहा हूँ इंडस्ट्रियल डिजाइन क्या है स्टूडेंट, की किसी भी चीज का आप लोग एकदम समझ गए। मॉडल, एक तरह से मॉडल नंबर जानते हैं ना आप लोग, मॉडल नंबर होता है हर एक प्रोडक्ट का, तो वो क्या है, हर एक मॉडल का हर एक डिजाइन होता है ना। पंखे की ही बात करें अगर आप, तो पंखे डिफरेंट तरह के आते हैं ना, किसी में 3 पंखा और 3 पंखा 4 पंखा छोड़िए, उनका शेप एंड साइज है ना, किसी में झूमर लगा हुआ है मान लिया जाए, डिफरेंट तरह की चीजें, तो वो सारा क्या होता है, इंडस्ट्रियल डिजाइन के अंदर आता है। ठीक है। सो अगर हम रिलेशन देखें स्टूडेंट, अभी तक हमने जो सारे टाइप्स थे ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के, हमने उन सभी को डिस्कस कर लिया है स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। कंफ्यूजन हो तो कमेंट कीजिए। रिलेशन समझ लेते हैं। जैसे अगर मैं कोको कोला की बात करूँ स्टूडेंट, ध्यान दीजिए यहाँ पे सारे, तो द लोगो कोको कोला इज एन एग्जाम्पल फॉर ट्रेडमार्क, यानी कि ये जो कोको कोला का लोगो है, ये क्या है, एक ट्रेडमार्क है। ठीक है। शेप ऑफ द बोतल एंड इंडस्ट्रियल डिजाइन, और ये जो बोतल का शेप है, ध्यान दीजिए, ये जो बोतल का शेप है ये क्या है स्टूडेंट, ये इंडस्ट्रियल डिजाइन है ना। कोई दूसरा कंपनी ठीक इसी तरह का शेप का बॉटल कॉमर्शियल पर्पस के लिए कोको कोला जो भी है भर के यूज नहीं कर सकता है। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये होता है इंडस्ट्रियल डिजाइन, एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दे रहा हूं मैं। ठीक है, आप हमेशा कोको कोला जरूर पिए होंगे अपने जीवन में। तो ये जो बॉटल है स्टूडेंट, ये क्या है, इंडस्ट्रियल डिजाइन का एक पार्ट है, इंडस्ट्रियल डिजाइन का एक हिस्सा है। पेटेंट में हैव बीन ऑब्टेन्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ बॉटलिंग इक्विपमेंट, जो भी बॉटलिंग इक्विपमेंट इसमें यूज हो रहे हैं उसे आप पेटेंट बोल सकते हैं, यानी ये कुछ इन्वेंशन हो सकता है। कॉपीराइट की अगर आप बात करें तो इन रिस्पेक्ट ऑफ द टेक्स्ट डेटाबेस और आर्टिस्टिक वर्क अपीयरिंग ऑन इट्स वेबसाइट, इसके वेबसाइट पे अगर आप चले जाएं, कोको कोला की कोई वेबसाइट होगी, मैंने नहीं देखा है, तो अगर आप उसके वेबसाइट पे जाएं तो वहां पे जो भी आपको टेक्स्ट दिख रहे हैं, डेटाबेस है, जो भी आर्टिस्टिक वर्क आपको पिक्चर वगैरह फोटो दिख रहा है, वो सारा क्या होता है, कॉपीराइट होता है। आप किसी भी वेबसाइट पे जाएं तो सबसे नीचे में लिखा हुआ होता है कॉपीराइट, और उसके बाद जो भी उस पे कॉपीराइट क्लेम करता है उसका नेम लिखा हुआ रहता है। ठीक है। जैसे किसी भी आप जाइए वेबसाइट पे, मैं क्या बोलूं, तो आपको दिखेगा, ठीक है, जरूर दिखेगा, एकदम सबसे लास्ट में फुटर में लिखा हुआ रहता है। हालांकि आप जब वेब डेवलपमेंट आप लोग जरूर किए होंगे तो आपने भी फुटर सबसे लास्ट में दिया होगा, जो मेन पेज होम पेज होता है, और उसमें आपने जरूर लिखा होगा। ठीक है। सो डेट इज अ सिंगल प्रोडक्ट कैन बी प्रोटेक्टेड बाय मोर देन 1 IPR, और यहां से हमें क्या समझ में आया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इवन ये 2-3 बार आपसे MCQs में पूछे गए हैं क्या, कि एक सिंगल प्रोडक्ट जो है, एक सिंगल प्रोडक्ट एक से ज्यादा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से प्रोटेक्ट किया जा सकता है। आप एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल कोको कोला की देख रहे हैं, जिसमें एक से ज्यादा क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट शामिल है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे रिलेशंस बिटवीन IPRs। बात कर लेते हैं हम लोग वैलिडिटी ऑफ IPR की। तो ये एक टेबल मैंने बनाया है, इस टेबल को आपको ध्यान से पढ़ना है, इसका प्रिंट आउट निकलवाना है, दीवार पे चिपकाना है, और याद रख के एग्जाम देने के लिए जाना है, क्योंकि ये MCQs हैं और आपसे MCQs पूछे जा सकते हैं। इसमें मेरी जिम्मेवारी नहीं है, आपको याद रखना है। जैसे पेटेंट है तो इसका जो मैक्सिमम प्रोटेक्शन होता है वो 20 ईयर्स होता है, और एवरी ईयर इसे रिन्यूअल कराना मैंडेटरी होता है। सो द पेटेंट्स एक्ट 1970 अमेंडेड इन 2005, जैसा कि हमने पढ़ा कि इंडिया में पेटेंट एक्ट 1970 चलता है, लागू है, जिसका 3rd अमेंडमेंट 2005 में हुआ था, जो कि अभी फोर्स में है। ट्रेडमार्क, अगर हम ट्रेडमार्क की बात करें तो इसका जो मैक्सिमम प्रोटेक्शन होता है वो लाइफ लॉन्ग होता है, लेकिन हर एक 10 साल के बाद इसे रिन्यूअल करवाना जरूरी होता है, अभी हमने पढ़ा है। और ये ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के थ्रू इसे क्या किया जा रहा है, लागू किया जाता है, और उसमें अमेंडमेंट हुआ था 2010 में, जो कि अभी लागू है। डिजाइन की अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल डिजाइन की, तो 15 ईयर्स इसका मैक्सिमम प्रोटेक्शन रहता है, और इनिशियली 10 ईयर्स रहता है, देन आप 5 ईयर्स के लिए रिन्यू कर सकते हैं। और ये डिजाइन एक्ट 2000 से लागू होता है। डिजाइन अमेंडमेंट रूल्स 2014 में हुआ था, जिससे ये लागू है इंडिया में। कॉपीराइट की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम प्रोटेक्शन हमें पता है 60 ईयर्स होता है, और रिन्यूअल इसमें कोई रिक्वायर नहीं होता है। कॉपीराइट एक्ट 1957 है, अमेंडमेंट किया गया 2012 में।
ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की बात करें तो इसका मैक्सिमम प्रोटेक्शन बिल्कुल लाइफ लॉन्ग होता है, क्योंकि जो ज्योग्राफी है, जो भौगोलिक है, क्लाइमेटिक वहाँ का इन्वायरमेंट वो चेंज तो नहीं होने जा रहा है। ठीक है, जब दार्जिलिंग है तो दार्जिलिंग रहेगा और आने वाले समय में भी दार्जिलिंग रहेगा, तो ये मैक्सिमम प्रोटेक्शन लाइफ लॉन्ग रहेगा, लेकिन इसे रिन्यू कराना पड़ता है आफ्टर 10 ईयर्स में। द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स, यानी कि जो एक्ट है, जो रूल है जिसके तहत ये लागू होता है इंडिया में, ये रूल है। ठीक है, 1999 का, ये आपको स्टूडेंट याद रखना है, क्योंकि इससे काफी सारे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। मैंने इसीलिए टेबल आपको दे दिया है ताकि आप लोग इसे याद रखें स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए चलते चलते मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ स्टूडेंट कि ये आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, और फर्स्ट चैप्टर का स्टूडेंट जो एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज का वीडियोज अगर आप 8 मार्च या उसके बाद देख रहे हैं, 8 मार्च 2022 के बाद इस वीडियो को, तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस एमसीक्यूज वीडियो का लिंक मिल जाएगा स्टूडेंट। वहां पे जाइए, वीडियो को देखिए, काफी सारे इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज है, 50 प्लस लगभग 60-65 एमसीक्यूज है, वो मैंने आपको बता दिए हैं और उसके पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिए, तो आप लोग वहां से डाउनलोड कर ले और एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करें स्टूडेंट। नाउ हम लोग बात करते हैं अब लास्टली स्टूडेंट कंक्लूजन की। तो एक बार हम लोग फिर से सारे जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट थे उन्हें देख लेते हैं। जैसे अगर मैं इस फैन की बात करूं तो पेटेंट, यानी कि इस फैन का जिसने इन्वेंट किया, जो इन्वेंटर थे, वो इसके लिए ये पेटेंट हो गया। जैसे फोन है तो जिसने इन्वेंट किया उसके लिए ये पेटेंट हो गया। लेकिन वही अगर मैं इसके शेप एंड साइज डिजाइन की बात करूं तो ये क्या हो गया, इंडस्ट्रियल डिजाइन हो गया, यानी जो भी ऑर्गेनाइजेशन इसे प्रोड्यूस कर रही है, इसे मैन्युफैक्चर कर रही है, इसके लिए ये इंडस्ट्रियल डिजाइन हो गया। ठीक है, अगर मैं इस फोन की बात करूं तो ये जो लोगो है ये क्या हो गया, एक तरह से ट्रेडमार्क हो गया, जिससे पता चलता है कि हाँ ये इस ऑर्गेनाइजेशन का है, हम इसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं इसकी, तो जैसे तिरुपति लड्डू, तो इससे क्या हो रहा है, हमें पता चल रहा है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में, है ना, कि ये तिरुपति का लड्डू है। जैसे कोको कोला की बात करें तो हमने देखा कि पेटेंट क्या हो सकता है, जिसने इन्वेंट किया, इंडस्ट्रियल डिजाइन, ये बॉटल का है, क्या है, ये इंडस्ट्रियल डिजाइन है। ट्रेडमार्क, ये कोको कोला क्या है, ट्रेडमार्क है। कोल्हापुरी चप्पल आप लोग देख सकते हैं, ये क्या है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है, जो ये बताता है कि ये जो चप्पल है ये क्या है, कोल्हापुरी से बिलोंग करता है ना। तो ये होता है स्टूडेंट डिफरेंट ज्योग्राफिकल इंडिकेशन आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, सो कंक्लूजन में हम लोगों ने देख लिया स्टूडेंट सारे जो हमने पढ़े अभी तक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट उनको। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। हमने क्या क्या डिस्कस किया स्टूडेंट, हमने देखा आज प्रॉपर्टी क्या होता है, देन उसके बाद हमने देखा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी समझने के बाद उसके सारे टाइप्स, दैट इज हमने कॉपीराइट देखे, देन हमने देखा डिफरेंट सारी चीज़ों को, जो भी उसके टाइप्स थे, है ना, उन सभी को हमने समझ लिया। मेन आपको ध्यान देना है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन काफी पूछे जाते हैं, कॉपीराइट आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं, ट्रेडमार्क हो गया बहुत बार पूछे जाते हैं। तो एक तरह से सारे इंपॉर्टेंट है, चाहे वो ट्रेड सीक्रेट हो स्टूडेंट, ठीक है, वो सारे इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पे आपका स्टूडेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट तो एंड हुआ ही, साथ ही साथ आपका मैनेजमेंट का यूनिट नंबर 1 भी स्टूडेंट फिनिश हो गया। नेक्स्ट वीडियो हम लोग अब बनाएंगे यूनिट नंबर 2 पे, जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे एकदम शुरुआती से। आपको यूनिट नंबर 2 में पढ़ने दिया गया, हालांकि यूनिट नंबर 1 में देना चाहिए। हमें पढ़ना है कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट कैसे होता है, मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव क्या होता है। तो इन सभी चीजों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो से स्टूडेंट फर्दर डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।